सेकेंड वॉर चल रहा होता है 1870 से लगा 1871 के बीच में। इसमें क्या होता है, जो फ्रांस होता है वो प्रशिया के द्वारा हार जाता है, जिसकी आर्मी बिस्मार्क के द्वारा रन की जाती है। और उसकी वजह से क्या होता है, जो फ्रेंच के डिस्ट्रिक्ट होते हैं अल्सेक और लॉरेन, वो प्रशिया के हैंड में आ जाते हैं। और हम लोग स्टोरी को पढ़ेंगे तो इसके बारे में बच्चे की लाइफ का स्कूल पे क्या असर पड़ता है वो हमें पता चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। तो यहाँ पर बात की जाती है, एक बच्चा रहता है जिसका नाम रहता है फ्रांस, और उसकी टीचर जिसका नाम होता है एम एचएमएल। तो जो वो बच्चा रहता है वो थोड़ा अपने टीचर से डर रहा होता है और स्कूल डरते हुए जाता है, सोचता है कि आज तो काफी मेरी लेट हो गई है और फिर मैं जब इसमें स्कूल में पहुंचूंगा तो जो हमारे टीचर हैं एम हैमल, वो उनसे मुझे डांट पड़ेगी। तो काफी सारे कॉलेज के साथ वो स्कूल की तरफ जब बढ़ता है तो साथ अक्सर वो बुलेटिन बोर्ड लगा रहता है साइड में रोड के। तो वो बुलेटिन बोर्ड जो रहता है वो काफी लोगों के द्वारा घिरा हुआ रहता है। वो कंफ्यूज रहता है क्यों भाई, अक्सर तो इस पे जो लॉस्ट बैटल्स की खबर आती है, ड्राफ्ट आते हैं, ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिशियल रहता है। तो वो खुद को सोचता है रुक के मैं देखूं, मगर उसके बाद इतना टाइम नहीं बचता है। तो वो सोचता है कोई बात नहीं, चलो मेरे को ऐसे ही भी लेट हो रहा है, तो वो जल्दी जल्दी निकल जाता है। फिर वो वहाँ पर पहुँचता है स्कूल। तो वो सोच रहा था, जब रास्ते में जा रहा था तो वो सोचता है कि जब मैं स्कूल जाऊँगा तो एज यूजुअल मैं टीचर से डांट सुनूंगा और उसके बाद वो उसके क्लासमेट भी उसके हंसेंगे या फिर वही रोज का रिपीट होगा चीजें अगेन एंड अगेन। तो फिर वो क्या होता है, जब स्कूल जाके देखता है तो वहाँ की सिचुएशन बहुत ज्यादा चीज दिखता है कि जो एम हैमल है वो काफी एक यूनिक ड्रेस पे पहन कर आए हैं और फिर वो उनसे बहुत ही काइंडली, बहुत ही प्यार से, जो एम हैमल उनके जो टीचर रहते हैं फ्रांस के, वो कहते हैं अपने प्लेस पे जाकर तुम बैठ जाओ फ्रांस। वहाँ उसे जाने के बाद दिखाई पड़ता है कि लास्ट के जो सीट पे है काफी लोग चुपचाप बैठे हैं। वहाँ पर ओल्ड हाउसर है जो कि और भी 3 कॉर्नर हैट के साथ लोगों के साथ बैठा हुआ है। वहाँ पर फॉर्मर मेयर भी बैठे हुए हैं, फॉर्मर पोस्ट मास्टर बैठे हुए हैं और अदर कुछ लोग बैठे हुए हैं। वो सबकी तरफ देखता है तो वो सबको सैड देखता है। और हाउसर है ओल्ड प्राइमर के साथ, मतलब बहुत ही लोग थोड़े अंदर से उदास दिखते हैं और उनकी आंखों में उसे रिस्पेक्ट दिखाई देता है टीचर के प्रति। जब ये सब चीजों को देखकर जो फ्रांस रहता है हैरान रहता है, तो जो एम हैमल रहता है वो अपनी कुर्सी को पकड़ कर बैठ जाते हैं और गंभीरता के लय के साथ वो बोलते हैं कि आज मेरा बच्चों ये आखिरी पाठ होगा तुम्हारे साथ, क्योंकि जो बर्लिन से आदेश आया है कि अब अल्सेक और लॉरेन के विद्यालयों में जर्मन भाषा की पढ़ाई होगी और जो नए अध्यापक हैं वो कल से आ जाएंगे। और आज हमारा अंतिम दिन है जब हम लोग फ्रेंच जो लैंग्वेज है उसे पढ़ेंगे। और मैं वो जो टीचर है तो बोलते हैं मैं तुम लोग को पढ़ाना चाहता हूँ, आप लोग कृपा करके ध्यान से पढ़ें। ये एम हैमल की बातें सुनकर उसे बहुत दुखी होता है फ्रांस को। वो सोचता है कैसे मैंने कितने मुश्किल से ये फ्रांस का जो लेसन था मैं लिया, कितने मुश्किल से मैंने पढ़ाई की और लिखना सीखा, और फिर ये क्या हो गया। और वो सोचता है कि मैं कुछ समय पहले मैं पढ़ने के बजाय मैं क्या करता था, मैं ताकि मैं पढ़ूं ना, इसकी वजह से मैं बर्ड्स के अंडे पकड़ने चला जाता था और सार पे मैं स्लाइड करता था। जो सार होता है एक प्रकार का झूला होता है सरकने वाला, तो वो उस पे चला जाता था स्लाइड करने के लिए। और उसके जो बुक्स थे वो उसे बहुत भारी लगते थे। जब उसके दिमाग में ये विचार आता है कि अब मैं एम हैमल से दूर जा रहा हूँ, टीचर जी जो है वो स्कूल से निकल रहा है, इसके बावजूद कि वो कितना मारते थे, कितनी वो झपकी करते थे, कितनी उनकी छड़ी में ताकत थी, मुझे डरा के रखते थे, इस सब के बाद भी वो सब भुलाकर उनसे नहीं मिल पाने का उसे दुख था। और फिर वो रियलाइज करता है कि गांव के बुजुर्ग व्यक्ति कमरे के पीछे क्यों बैठे हुए थे। बेचारा आदमी यह अंतिम पाठ के सम्मान में था कि उसने अपने सुंदर रविवार वाले वस्त्र धारण कर रखे थे। और अब मैं समझ सकता हूँ ऐसा इसलिए था क्योंकि वे भी उदास दुखी थे, वे ज्यादा स्कूल कभी नहीं गए। यह हमारे शिक्षक की उनकी 40 वर्षों की विश्वसनीय सेवा के लिए धन्यवाद करने का उनका तरीका था और उस देश के लिए अपना सम्मान प्रदर्शित करना था जो कि अब उनका नहीं रहा। फ्रांस उसके बाद वो बताता है कि जबकि मैं इस बारे में इसके सब के बारे में सोच रहा था, मुझे अपना नाम पुकारने जाने की आवाज सुनाई पड़ी। मतलब जो एम
फ्रेंच को बुलाते हैं और बोलते हैं कि अब तुम्हारी व्याख्या करने की बारी है। जो फ्रांस रहता है, फ्रेंच को पार्टिसिपल के नियम भी पता नहीं रहते हैं साफ साफ, तो वह बोलता है कि अब व्याख्या करने की बारी मेरी थी। मुझे उस भयानक रिदम पार्टिसिपल के नियम को भी बहुत तेज और साफ, बिना कोई गलती किए कहने योग्य बनाने के लिए क्या नहीं सिखाया गया था, परंतु मैं पहले शब्दों पर ही अटक गया और डर को पकड़कर वहीं खड़ा रहा। मेरा दिल धड़क रहा था और मैं ऊपर देखने का साहस भी नहीं कर पाया। जो फ्रांस था वो बहुत ही फील कर रहा था, उसे शर्म आ रही थी कि उसे अपनी भाषा का, जो फ्रेंच भाषा है, उसके रूल्स ही पता है और वो पहले शब्द पर अटक गया। मैंने अमहमल को मुझे कहते सुना, नन्हे फ्रेंच, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, तुम्हें काफी बुरा महसूस करना चाहिए। देखो, अचानक वो डायरेक्ट अचानक से बोल रहा है, कैसे हुआ? हर दिन हम अपने आप को कहते हैं, वाह मेरे पास बहुत सारा समय है, मैं इसे कल सीखूंगा, और उसे तुम देख सकते हो कि हम कहाँ पहुँच गए। मतलब हमें यहाँ पर वो बोलते हैं एमएमएल, चीजों को टालना नहीं चाहिए, जो काम है उसी वक्त करो। और वो बताते हैं, फ्रांस तुम्हारी गलती नहीं है, यहाँ पर हम सभी की गलती है, हम उन सब चीजों को कैसे टालते रहे। वो यहाँ पर बताते हैं, अल्सेस के लिए यह बहुत कष्ट का समय है, कल तक उसकी शिक्षा समाप्त हो जाएगी। अब वे व्यक्ति जो बाहर है, उन्हें तुमसे यह कहना का अधिकार होगा, यह कैसे है? तुम एक फ्रांसीसी होने का दिखावा करते हो और फिर भी तुम अपनी स्वयं की भाषा न ही बोल सकते हो, न ही लिख सकते हो, किंतु तुम ही सबसे बुरे नहीं हो। बेचारे नन्हे फ्रेंच, हमारे पास स्वयं को धिक्कारने के लिए बहुत सी बातें हैं। तुम्हारे माता पिता तुम्हें पढ़ाने के लिए ज्यादा उत्सुक नहीं थे, उन्होंने तुम्हारे खेत में कारखानों में काम करने का ज्यादा प्राथमिकता दी ताकि कुछ ज्यादा धन प्राप्त हो सके, और मैं भी तुम्हें दोष देता रहा हूँ। क्या मैंने तुम्हारे पाठ याद करने की बजाय अक्सर मेरे फूलों में पानी देने के लिए नहीं भेजा? और जब मैं मछली पकड़ने के लिए जाना चाहता था, क्या मैंने तुम्हें छुट्टी नहीं दी? तो यहाँ पर वो खुद को रियलाइजेशन करते हैं कि उनकी भी यहाँ पर गलती थी, फ्रेंच का अकेले का गलती नहीं था, उसके माता पिता, इवन उनके शिक्षक यानी अमहमल की खुद की भी गलती थी, क्योंकि मछली पकड़ते समय उन्हें जब जाने का मन करता था तो वो बच्चों की छुट्टी कर देते थे, और उसके माता पिता जो फ्रेंच के थे, ताकि कुछ और आमदनी हो सके तो उसे काम करने के लिए भेज दिया करते थे। तब एक बात से दूसरी बात तक अमहमल फ्रांसीसी भाषा के बारे में बात करता रहा कि यह संसार मुझे सबसे सुंदर, सबसे स्पष्ट और सबसे तर्कसंगत भाषा है, हमें इसे हमारे बीच सुरक्षित रखना चाहिए और इसे कभी भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जब एक राज्य को अधीन किया जाता है, जितने लंबे समय तक वे अपनी भाषा पर मजबूत पकड़ बनाए रखते हैं, तो यह ऐसा होता है जैसे उनके पास उनके कारागार की चाबी हो। तब उसने एक व्याकरण की पुस्तक खोली और हमें हमारा पाठ पढ़ाया। मुझे यह देखकर हैरानी थी कि मुझे यह कितनी अच्छी तरह से समझ आ गया था। जो कुछ उसने पढ़ाया वह कितना आसान प्रतीत हुआ। मैं यह भी सोचता हूँ कि मैंने इतनी सावधानी से कभी भी नहीं सुना था, और यह कि उसने इतने धैर्य से हर वस्तु को कभी भी नहीं समझाया था। लगभग
बनाने के कार्य में लगे हुए थे, जैसे कि वे फ्रांसीसी हों, उनकी तरफ कोई ध्यान ना दे। छत पर कबूतर बहुत धीरे धीरे गुटरगू कर रहे थे और मैंने अपने मन में सोचा, क्या वे उनको कबूतरों को भी जर्मन भाषा में बुलवाएंगे। गाइस, यहाँ पे एक प्रश्न बनता है, ये बहुत ही ज्यादा बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट प्रश्न है। फ्रांस थिंक्स, will they make them sing in German, even the pigeons? What could this mean? This is a very important question. तो इसका आंसर हो सकता है, एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं। तो मैं अपनी तरफ से जो आंसर है, मुझे जो समझ में आया मैंने वो लिख देती हूँ, मगर आप लोग अच्छे से टीचर से कंसल्ट कर लेना, क्योंकि मुझे लगता है इससे अच्छा भी आंसर हो सकता है। तो यहाँ का आंसर स्टार्ट होता है, फ्रांस थिंक्स, will they make them sing in German, even the pigeons? This could mean everybody in the schools of Alsace and Lorraine will have to study German language. This language is going to be imposed on them through the order that has come to teach it from Berlin. So guys, please take care of this question. This is very important. उसके बाद फ्रांस बोलता है कि जब भी मैंने ऊपर देखा लिखते हुए, तो एम हैमर को अपनी कुर्सी पर स्थिर बैठे हुए कभी एक वस्तु को तो कभी दूसरे वस्तु को घूरते हुए देखा, जैसे वह अपने मस्तिष्क में केवल यह निश्चित करना चाहता था कि उस छोटे कमरे में हर वस्तु कैसे दिखाई देती थी। आकर्षक। 40 वर्षों से वह उसी स्थान पर रहा था जिसकी खिड़की के बाहर उसका बगीचा था और उसके सामने उसकी कक्षा बिल्कुल वैसे के वैसे, केवल डेस्क और बेंच घिसकर चिकने हो गए थे। बगीचे में अखरोट के वृक्ष अपेक्षाकृत लंबे हो गए थे। वह बेल जिसे उसने स्वयं अपने हाथों से लगाया था, खिड़की से लेकर छत तक स्वयं घूमकर चढ़ गई थी। यह सब छोड़कर ऊपर कमरे में संदूक को तैयार करते हुए अपनी बहन की आवाज सुनकर उसका हृदय अवश्य ही किसी प्रकार से टूट गया होगा, क्योंकि अगले दिन उन्हें इस देश को अवश्य ही छोड़ना था। परंतु वह प्रत्येक पाठ को बिल्कुल अंत तक सुनने का साहस रखता था। लेखक ने बाद में हमें इतिहास का एक पाठ पढ़ना था और तब छोटे बच्चों ने अपना बा बे बै बो बौ गीत गाया। कहा मैं कमरे के पीछे वृद्ध होस्टल ने अपना चश्मा पहन लिया और दोनों हाथों में वर्ड बोध की पुस्तक पकड़ते हुए उसने उनके साथ शब्दों का उच्चारण किया। आप देख सकते थे कि वह भी तेज बोल रहा था, उसकी आवाज भावना से कांप रही थी और उसको सुनना इतना मजाकिया था कि हम सब हंसना और चिल्लाना चाहते थे। मैं कितनी अच्छी तरह से इस अंतिम पाठ को याद कर सकता हूँ। तभी अचानक गिरजाघर की घड़ी ने बाहर बजाए, फिर अंजलिस की घड़ी ने उसी पल प्रशियावासियों की जो अभ्यास से वापस आ रहे थे, तुरही की आवाज हमारी खिड़कियों के नीचे सुनाई दी। अब मैं भयभीत होकर अपनी कुर्सी पर खड़ा हो गया। मैंने उसे इतनी ऊंचाई से देखते कभी नहीं देखा था। मेरे मित्रों, उसने कहा, मैं, परंतु किसी वस्तु ने मानो उसका गला रोंद दिया हो। वह आगे नहीं बोल सका। उसके बाद वह ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ता है, जिसे हिंदी में श्याम पट भी बोलते हैं, और चौक का एक टुकड़ा लेकर उस पे पूरी शक्ति के साथ कुछ लिखता है। जो क्या लिखता है वो वर्ड बहुत ही खूबसूरत था, वाइव ला फ्रांस, जिसका मतलब होता है, अगर अनुवाद करो तो लॉन्ग लिव फ्रांस। और यही पे उसका स्कूल जो था फ्रांस का डिसमिस हो जाता है और ये स्टोरी की भी यहाँ पे समाप्ति हो जाती है। तो गाइस, इसे बहुत अच्छे से पढ़ना और बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। और मैंने काफी शॉर्ट में कोशिश किया और सारा चीजें मैंने आपको अच्छे से समझा दी। इसे पढ़ते समय बुक को जरूर साथ